नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। भारत ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। साल 2025 में 4.18 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ भारत ने जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का दर्जा हासिल कर लिया है। जी हां, सरकार की ओर से जारी आधिकारिक बयान के मुताबिक क्या कहता है ये बयान? अब भारत से आगे महज 3 देश हैं। वो 3 देश कौन से हैं? अमेरिका, चाइना और जर्मनी। यानी आने वाले 2.5 से 3 सालों में भारत के पास ये सुनहरा मौका है कि वो जर्मनी को पछाड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाए। लेकिन सवाल भी है कि क्या ये उपलब्धि सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी है? आम आदमी की जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्या वाकई भारत सुपर पावर बनने की राह पर है? इसी को समझने के लिए ये पूरा एक्सप्लेनर आपको सुनना चाहिए। सबसे पहला जिक्र जीडीपी क्या होती है और क्यों है इतनी ज्यादा खास अहम। जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सरल शब्दों में समझिए, किसी देश में एक साल में पैदा हुई कुल वस्तुओं और सेवाओं की कीमत है। अगर किसी देश की जीडीपी बड़ी है तो इसका मतलब है ज्यादा उत्पादन, ज्यादा व्यापार, ज्यादा टैक्स कलेक्शन, सरकार के पास खर्च करने के लिए ज्यादा पैसा। और यही वजह है कि जीडीपी को किसी भी देश की आर्थिक ताकत का पैमाना माना जाता है। भारत ने जापान को पीछे कैसे छोड़ा है वो भी आपको समझना चाहिए। 2025 में प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं जो कि अनुमानित जिनकी रैंक है वो आपको बताते हैं। जीडीपी के हिसाब से अमेरिका 27 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी, चाइना 18 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी, जर्मनी 4.5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी है इसकी, और भारत की 4.18% और जापान की 4.1% या यूं कहिए कि ट्रिलियन डॉलर इसकी अर्थव्यवस्था है। भारत की जीडीपी तेजी से बढ़ी जबकि जापान की अर्थव्यवस्था घटती हुई नजर आई। बुजुर्ग आबादी, कम खपत, धीमी ग्रोथ, इन कारणों से ठहराव का शिकार जापान की अर्थव्यवस्था रही है। भारत की तेज रफ्तार के पीछे की बड़ी जो वजहें हैं वो क्या रही हैं वो समझिए। मजबूत घरेलू खपत यानी कि डोमेस्टिक कंजप्शन भारत की सबसे बड़ी ताकत यही है। 140 करोड़ की आबादी है हमारे पास। लोग खरीदते हैं, मोबाइल फोन हो या फिर बाइक हो, घर हो, खाना हो, इंटरनेट हो, कपड़े हो, और यही खपत अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर बूम। पिछले कुछ सालों में एक्सप्रेसवेज, रेलवे, एयरपोर्ट, पोर्ट, मेट्रो, सरकार ने इसमें भारी निवेश किया और इससे रोजगार बढ़ा है। व्यापार सस्ता हुआ है, उद्योगों की गति ज्यादा तेज हुई है, उनको गति मिली है। अब आते हैं मैन्युफैक्चरिंग और मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट पर, यानी कि लोकल कॉन्सेप्ट पर। भारत अब सिर्फ सर्विस इकोनॉमी नहीं रहा। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की बात हो, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात हो, ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात हो या फिर डिफेंस सेक्टर की बात हो, उस डिफेंस सेक्टर में प्रोडक्शन की बात हो, पीएलआई स्कीम ने कंपनियों को भारत में निवेश के लिए आकर्षित किया है, अट्रैक्ट किया है। स्टार्टअप और डिजिटल इंडिया, इसका भी बड़ा रोल है। भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। यूपीआई जैसे डिजिटल पेमेंट मॉडल में नंबर 1। डिजिटल ट्रांजैक्शंस में टैक्स बेस बढ़ाया गया, काले धन पर रोक लगी। 2025-26 की दूसरी तिमाही में रिकॉर्ड ग्रोथ दर्ज हुई। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि 2025-26 की दूसरी तिमाही में पिछले 6 तिमाहियों की सबसे तेज विकास दर रही। इसका मतलब है अर्थव्यवस्था में लगातार सुधार हुआ है, मंदी का डर कम हुआ है। आईएमएफ, मूडीज और ओईसीडी क्या कहते हैं अब वो भी समझिए। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के अनुमान के मुताबिक आईएमएफ कहता है 2025 में 6.6% ग्रोथ रेट रहा, 2026 में 6.2 रह सकता है। मूडीज कहता है 2026 में 6.4 और 27 में 6.5। ओईसीडी का कहना है कि 2025 में 6.7% ग्रोथ रेट रहा है और 26 में 6.2% रहेगा। मतलब साफ है, G20 देशों में भारत सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन रहा है और बना रहेगा भी। 2030 तक 7.3 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी हो सकती है। और कैसे होगा? अगर भारत 6 से 7% की औसत ग्रोथ को अपने बनाए रखता है और राजनीतिक स्थिरता बनी रहती है जैसी अभी है, तो सुधार जारी रहेगा और ये 2030 तक जारी रह सकता है। जीडीपी 7.3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकती है।
2028 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का क्या मतलब है वो भी समझिए। इसका वैश्विक असर क्या होगा वो भी आपको बताते हैं। G20, IMF, वर्ल्ड बैंक में भारत की आवाज और ज्यादा मजबूत होगी। वैश्विक फैसलों में भारत की भूमिका निर्णायक होगी। डिफेंस और कूटनीति में ताकत बढ़ने वाली है। सैन्य और रणनीतिक ताकत ज्यादा होगी। ज्यादा रक्षा बजट होगा। स्वदेशी हथियार बन पाएंगे। मजबूत नौसेना और एयरफोर्स होगी। सामाजिक योजनाओं के लिए भी ज्यादा पैसा आवंटित होगा। स्वास्थ्य सेक्टर मजबूत होगा। शिक्षा का क्षेत्र मजबूत होगा। महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण विकास पर भी फोकस रहेगा। अब सवाल जो सबसे अहम है कि क्या आम आदमी को फायदा होगा? प्रति व्यक्ति आय जीडीपी बढ़ने से उस पर क्या रिफ्लेक्शन आएगा? प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है, मध्य वर्ग मजबूत होता है और रोजगार के अवसर भी पैदा होते हैं। फिर चाहे रोजगार के अवसर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ले लीजिए, कंस्ट्रक्शन साइट में, स्टार्टअप, सर्विस सेक्टर, महंगाई पर कंट्रोल रह सकता है। 2025 में सीपीआई महंगाई जनवरी में 4.26%, नवंबर में 0.71% रही है। ये दिखाता है कि कीमतों में स्थिरता बनी रही। बेरोजगारी और निर्यात में सुधार हुआ। नवंबर 2025 बेरोजगारी क्या कहती है वो समझिए। 4.7। अप्रैल 2025 के बाद सबसे कम निर्यात रहा। नवंबर 2025 $38.13 अरब ग्रोथ रही। अक्टूबर में $36.43 अरब, मतलब भारत का ग्लोबल ट्रेड बढ़ रहा है। अब चुनौतियां क्या हैं? हाँ, कई चुनौतियां हैं। आय असमानता, ग्रामीण और शहरी अंतर यानी कि अर्बन और रूरल डिफरेंस, शिक्षा और स्किल का जो गैप है वो, क्लाइमेट चेंज भी एक बड़ा चैलेंज है। जीडीपी बड़ी होने के साथ साथ इंक्लूसिव ग्रोथ जरूरी होती है। 2047 का लक्ष्य रखा गया है विकसित भारत का। सरकार का लक्ष्य है कि 2047 तक भारत को हाई मिडिल इनकम कंट्री बनाना है। इसके लिए सुधार की जरूरत है, निवेश की जरूरत है, सामाजिक न्याय की जरूरत है, टेक्नोलॉजी भी सब कुछ ज्यादा जरूरी है। भारत का जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। ये सिर्फ आंकड़ों की कहानी नहीं है, बल्कि आत्मविश्वास, संभावनाओं और भविष्य की ताकत की कहानी है। अगर सुधार जारी रहता है तो वो दिन दूर नहीं होगा जब भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में मौजूद होगा। और ये सब होगा 140 करोड़ आबादी के साथ, और ये सब होगा हमारे आपके आत्मविश्वास के साथ और सरकार की कुशल नीतियों के साथ। तो स्टार्टअप्स पर फोकस करिए, लोकल के लिए वोकल बनिए, और स्टार्टअप इंडिया साथ में मेक इन इंडिया पर पूरा अगर फोकस हम बनाए रखते हैं तो वो दिन दूर बिल्कुल भी नहीं है कि जर्मनी भी जापान के साथ पीछे खड़ा होगा और वेव करता हुआ नजर आएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं पूजा मोहन पांडे, साइनिंग ऑफ।